बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। 22 मार्च 2021 से स्टार्ट होने वाले कराची यूनिवर्सिटी के जो फाइनल पेपर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रिड्यूस सिलेबस से मुतालिक जो वीडियोस अपलोड करने का सिलसिला हमारी तरफ से जारी है, उसमें अब तक हम 7 डिफरेंट सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, 2 अलग अलग वीडियोस के अंदर। स्टूडेंट्स उन 7 सब्जेक्ट से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो भी लाजमी देखिएगा ताकि आप उससे भरपूर और मुकम्मल इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। आज की इस वीडियो के अंदर हम बीकॉम पार्ट 1 के 2 रिमेनिंग सब्जेक्ट्स जो कि इकोनॉमिक एनालिसिस एंड पॉलिसी है और इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस यानी कि तारुफ़ कारोबार है, इससे रिलेटेड इंशाल्लाह ताला वीडियो अपलोड करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप हमारी इस वीडियो से भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट्स आपको शुरू से आखिर तक हमारी मुकम्मल वीडियो देखनी पड़ेगी ताकि आप किसी भी पॉइंट को मिस ना कर सकें। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम शुरू करते हैं बीकॉम पार्ट 1 के सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस से रिलेटेड रिड्यूस सिलेबस जो कराची यूनिवर्सिटी ने इशू किया है। देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से चैप्टर्स आपके इस कोर्स के अंदर शामिल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस, जिसको उर्दू में कहा जाता है तारुफ़ कारोबार। इसके अंदर सबसे पहले स्टूडेंट्स आ जाता है कि बिज़नेस से रिलेटेड आपको बातें पता होनी चाहिए, जिसके अंदर नेचर है, स्कोप है, इम्पोर्टेंस है। नेचर का मतलब क्या होता है कि उनके अंदर नेचर से मुराद ये होता है कि आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पता होना चाहिए कि उस सब्जेक्ट के अंदर क्या कुछ बयान किया जा रहा है, उसका स्कोप क्या है। स्कोप का मतलब होता है कि आप अगर इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ते हैं तो इसी सब्जेक्ट को पढ़कर या पूरा जो आप बिज़नेस को अगर स्टडी करें तो आपको किस फील्ड में और किस हद तक आप आगे बढ़ सकते हैं, उसकी अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। इसके साथ साथ आ जाता है प्रॉब्लम्स ऑफ बिज़नेस फंक्शंस। बिज़नेस को करने के, बिज़नेस को अगर आप सरअंजाम देते हैं तो कौन कौन से आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। एंड क्वालिटीज़ ऑफ बिजनेसमैन, ये सवाल अक्सर बेशतर पेपर में पूछता रहता है कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड बिजनेसमैन। एक अच्छे कारोबारी शख्स के अंदर कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए। ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बाद सवालात ऐसे होते हैं ख़ास तौर पर इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस का सब्जेक्ट के अंदर जो जनरल टॉपिक्स के ऊपर मुश्तमिल हैं। अगर आपकी जनरल नॉलेज बेहतर है, अगर आपके जनरल कंसेप्ट्स बेहतर हैं, स्ट्रॉन्ग है, आप न्यूज़पेपर का मुताला करते हैं, आप अखबारात को स्टडी करने के साथ साथ न्यूज़ चैनल्स वगैरह देखते हैं, या आपकी जो जनरल नॉलेज है वो अच्छी है, तो यकीन करें बहुत सारे सवालात के जवाब तो आप चुटकी बजाते दे सकते हैं। शर्त यह है कि आपकी जनरल नॉलेज अच्छी हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसी सवाल की बात कर लें जो अक्सर बेशतर पूछता भी रहता है पेपर में, और 10 नंबर का सवाल आमतौर पे आता है कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड बिजनेसमैन। एक अच्छे कारोबारी शख्स के अंदर कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए। तो भाई एक अच्छे कारोबारी शख्स में वही खूबियाँ होनी चाहिए जो कि एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए। और अच्छे इंसान में खूबियाँ कौन सी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर उसका गेटअप अच्छा हो, साफ़ सुथरे कपड़े पहनता हो, शरीफ आदमी हो, वो जो है वो जनाब अली सच बोलता हो, वो जनाब अली मिलावट ना करता हो, वो जनाब अली जब गुफ्तगू करे तो उसकी गुफ्तगू के अंदर जो है वो सलीका होना चाहिए। जब वो माल बेचे तो माल हमेशा जो वो दिखा रहा है वही माल बेचे, यानी कि सैंपल के अंदर जो चीज़ दिखा रहा है तो माल जब बेचे तो वही चीज़ बेचे। जो इस्लाम ने हमें बयान किया है एक अच्छे इंसान के अंदर जो जो खूबियाँ होनी चाहिए, सेम यकीन करें खूबियाँ एक अच्छे कारोबारी शख्स में भी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसका जस्ट उलट करके देखते हैं तो आपको बात की अहमियत पता चलेगी। फ़र्ज़ करें एक कारोबारी शख्स है, एक बिजनेसमैन है, वो झूठ बोलता है। फ़र्ज़ करें उसने झूठ बोल के सामने वाले को धोखा देकर फ़ायदा भी उठा लिया। एक दफ़ा झूठ बोलेगा, 2 दफ़ा बोलेगा, 3 दफ़ा बोलेगा, कभी ना कभी उसका झूठ उसका पकड़ा जाएगा। और जैसे ही उसका झूठ पकड़ा जाएगा उसकी सारी क्रेडिबिलिटी का बेड़ा ख़राब हो जाएगा। इट मीन्स दैट एक अच्छे कारोबारी शख्स के अंदर जो खूबियाँ होनी चाहिए वो पंक्चुअलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए, कमिटमेंट का पक्का होना चाहिए। उसको जब वो गुफ्तगू करे तो उसकी गुफ्तगू का अपने पासदारी करे, अमानत में ख़यानत ना करे। अगर फ़र्ज़ करें उसके बाद आपने कोई चीज़ अमानत के तौर पर फॉर एग्जांपल एडवांस पेमेंट की है, बाद में मुकर जाए हमें तो कोई पेमेंट नहीं की, तो इस तरह से छोटी छोटी कई एक चीज़ें आ जाती हैं। जब वो माल बेच रहा हो तो माल बेचने के अंदर बेहतरीन किस्म का माल अपने पास रखे और बेहतरीन किस्म का माल बेचे। कीमत के अंदर जो मुनाफा रखा जाता है वो मुनाफा मुनासिब रखे, बहुत ज़्यादा ना रखे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रखने की सूरत में आपका कस्टमर आपसे टूट जाएगा। इट मीन्स दैट ये जितने मैंने पॉइंट्स गिनवाए आप ईमानदारी से बताएं, अगर आप पेपर में लिख कर आते हैं ठीक है कि 10 में से आपको 9 नंबर नहीं देगा, लेकिन 10 में से क्या 6 नंबर नहीं देगा, आपको लाजमी देगा। 6 नंबर नहीं देगा तो मर के 5 नंबर तो देगा। व्हाट डज इट मीन। इट मीन्स दैट कि आपके अगर जनरल कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप यकीन करें बेहतर तौर पे नंबर लिख कर आएंगे, नंबर आपको हासिल हो जाएंगे और बेहतर आप आंसर प्रोड्यूस करके आएंगे। तो और मज़ीद आप पॉइंट्स अच्छे अच्छे पढ़ना चाहते हैं तो आप बुक की स्टडी करें। इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या होती है, बिज़नेस का माहौल क्या होता है, ये भी अक्सर व बेशतर पूछता रहता है। एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और समाजी जिम्मेदारी क्या है। उर्दू में भी बयान कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स उर्दू में पेपर दे रहे होते हैं
रोल ऑफ बिजनेस इन इकोनॉमिक सिस्टम, मौशी निज़ाम के अंदर एक बिजनेस का, एक कारोबार का क्या किरदार होता है आपको पता होना चाहिए। बिजनेस अंडर प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप, आपको पता है ये प्राइवेट ओनरशिप अलग है और आपको पता है एक पब्लिक ओनरशिप अलग है। प्राइवेट ओनरशिप के अंदर आ जाएगा सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, फ़र्द वाहिद का कारोबार, एक अकेला बंदा अगर कारोबार रन कर रहा है वो आ जाएगा प्राइवेट ओनरशिप के अंदर। पार्टनरशिप बिजनेस अगर है, दो या दो से ज़्यादा अफराद मिलकर अगर कारोबार रन कर रहे हैं तो वो पार्टनरशिप बिजनेस कहलाता है, वो भी प्राइवेट ओनरशिप में आता है। लेकिन स्टूडेंट जो पब्लिक ओनरशिप होता है उससे मुराद क्या होता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसको आप कॉर्पोरेट सेक्टर कहते हैं, जो कि अपने शेयर्स की खरीदो फरोख्त कर रही है कहाँ, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। यहाँ पर जो शेयर्स की खरीदो फरोख्त हो रही है, यहाँ पर जो बिज़नेस रन हो रहा है, इसको आप बोलेंगे कि जनाब ये पब्लिक सेक्टर हो जाएगा, यानी कि पब्लिक ओनरशिप हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ क्या है आपके पास, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस को वजूद में लाने के कई एक अशकाल हैं। पहली बात याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ बिजनेस वो भी हमारे पास 3 होते हैं और टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस वो भी 3 होते हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेस के अंदर कौन कौन आ जाएंगे, इनके कारोबार की टाइप्स कौन कौन सी हैं, या तो आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे, या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे, या फिर आप सर्विसिंग सेक्टर से वाबस्ता हैं। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, बना बनाया माल आपने ख़रीदा और आगे जाके बेच दिया, ये ट्रेडिंग है, ज़ाहिर सी बात अपना प्रॉफिट रखकर बेचेंगे। फिर एक होता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, रॉ मटेरियल आपने परचेज़ किया, परचेज़ करने के बाद उससे आपने फिनिश गुड्स बनाई, यानी कि माल तैयार किया और उसके बाद आपने बेच दिया, ज़ाहिर सी बात है इसमें भी आप अपना प्रॉफिट रखेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न ये हो गया। जैसे स्टील मिल है, जैसे कि कोई आपका ल्यूमिनेक्स है, या ये आपके पास जितने भी वेव्स का ट्रिपलेट है, या आपके पास जितने भी सोनी टेलीविज़न है, ये लोग क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, रॉ मटेरियल परचेज़ करते हैं। टोयोटा की गाड़ियाँ आप तैयार कर रहे हैं, करोला, तो इट मीन्स दैट क्या हो रहा है कि आप रॉ मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं और परचेज़ करने के बाद क्या हो रहा है, उसको आप तैयार कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसके बाद आप फ़रोख्त कर रहे हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा। ट्रेडिंग क्या है, जितने दुकानदार हैं, जितने जो है वो फ्रूट सेलर हैं, जितने वेजिटेबल सेलर हैं, जितने भी ये फल फरोश हैं, फल फरोश के अलावा ये जितने भी दुकानदार हैं, वो दुकानदार बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। इम्तियाज़ सुपर मार्केट है, चेज़ सुपर मार्केट है, ये लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, बना बनाया माल ख़रीदते हैं, आगे जाके बेच देते हैं, ट्रेडिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। तीसरा सेक्टर है आपके पास सर्विसिंग सेक्टर। सर्विसिंग कंसर्न या सर्विसिंग सेक्टर के अंदर क्या होगा, जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े होटल हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, क्या कर रहे हैं, सर्विसिंग दे रहे हैं। सर्विसेज देने के बाद ये लोग क्या हासिल करते हैं, ज़ाहिर सी बात है प्रॉफिट कमाते हैं। और आपको सुनकर हैरत होगी कि ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग, इन तीनों कंसर्न्स में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने वाला जो कंसर्न है, ना तो वो ट्रेडिंग है, ना वो मैन्युफैक्चरिंग है, बल्कि जनाब अली सर्विसिंग है। तो जब मैंने एक जगह बुक में पढ़ा था तो खुद मुझे ही बहुत हैरत हुई थी कि सर्विसेज कंसर्न वाले सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हैं, और ये हकीकत पर मबनी बात है। स्टूडेंट्स, ये तो हो गया टाइप्स ऑफ बिजनेस। ये टाइप्स ऑफ बिजनेस जनाब अली 3 हैं जिनका मैंने जिक्र कर दिया। इसके अलावा होता है टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की भी टाइप्स 3 हैं। वो कौन कौन सी 3 हो जाएंगी, एक है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक अकेला बंदा जो कारोबार रन कर रहा है, एक है जनाब अली पार्टनरशिप, 2 या 2 से ज़्यादा अफराद मिलकर कारोबार रन कर रहे हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 20, जो ऑर्डिनरी पार्टनरशिप है, और अगर बैंकिंग पार्टनरशिप होगी तो 2 से लेकर 10 तक की गुंजाइश रखी गई है। और तीसरे जो टाइप है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, उसका नाम क्या हो जाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, 2 हो गए, और तीसरे नंबर पर हो जाएगा पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ बोलें, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलें, या तीसरे नंबर पर आपके पास आ जाएगा कॉर्पोरेट सेक्टर, सबका एक ही मतलब है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास टॉपिक है उससे रिलेटेड बात करते हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी ये आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है, लेकिन उससे पहले फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसकी मैं बात कर रहा था, उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप आ जाएगा, पार्टनरशिप की क्लासिफिकेशन आ जाएगी कि कौन कौन से पार्टनरशिप वजूद में ला सकते हैं आप, राइट्स क्या होते हैं, इनके हुकूक क्या होते हैं पार्टनर्स के, ड्यूटीज़ क्या होती हैं, इनकी जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं, एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर्स, और पार्टनर्स की जिम्मेदारियाँ होने के साथ साथ पार्टनर्स के जो भी उनको लाजमी तौर पर अदा करना है, जो उनके मखसूस उनके पेबल्स हैं या मखसूस उनको हर हाल में काम करने हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो आपको बयान करने होंगे। रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को तहलील कैसे करेंगे, पार्टनरशिप को ख़त्म कैसे करेंगे। याद रखिएगा, रेजोल्यूशन जो है वो बेसिकली लिक्विडेशन ऑफ पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप अगर ख़त्म करने के लिए जा रहे हो तो उसके लिए कौन कौन से आपको काम करने पड़ेंगे और कौन कौन से उसके मसाइल हैं जिनसे आपको निपटना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर सबसे पहले आ जाएगा फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन। जॉइंट स्टॉक कंपनी वजूद में कैसे आएगी, ये आ गया। और जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो जनाब अली, अगर आप उसको
रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो कौन कौन से आपको काम करने पड़ेंगे। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम क्या होता है स्टूडेंट्स? मेमोरेंडम जो होता है वो किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का एक तरह का चार्टर होता है। चार्टर को उर्दू में आप कह सकते हैं आइन। आइन का मतलब ये होता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी काम क्या करेगी, ये बात अच्छी तरीके से मेंशन होती है किसमें? मेमोरेंडम में। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या होगा कि वो जो आइन आपने बना लिया, मेमोरेंडम जिसको आप आइन कहते हैं, वो जो आइन आपने बना लिया उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक अलग डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर ये बात मेंशन होगी, इनके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होगी कि उस मेमोरेंडम पर अमल कैसे होगा, उस चार्टर पर या उस आइन पर अमल कैसे होगा, हम कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे कि जिस पर अमल करते हुए हम अपने मेमोरेंडम पर अमल कर सकते हैं, हम अपने चार्टर पर अमल कर सकते हैं। इसका मतलब वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वो तरीक़ाकार दर्ज होता है कि इस तरीक़ाकार पर अमल करते हुए हम अपने मेमोरेंडम पर, अपने आइन पर अमल कर सकते हैं। ये दोनों डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ते हैं किसको? पब्लिक लिमिटेड कंपनी को। प्रॉस्पेक्टस भी मौजूद होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या चीज़ आ जाएगी आपके इसी चैप्टर के अंदर? आ जाएगा शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी नंबर ऑफ़ शेयर्स आप इशू करते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो जिन अफराद को वो शेयर्स इशू किए गए हैं, वो अफराद जिनको शेयर्स मिल चुके हैं, ख़रीद लिए हैं उन्होंने, वो कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। शेयर होल्डर का मतलब होता है कंपनी के ओनर बन जाते हैं, बिकॉज शेयर होल्डर इज़ द ओनर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा डायरेक्टर्स, इसके अलावा मीटिंग्स एंड बाइंडिंग अप कोऑपरेटिव्स। मीटिंग जो है वो एनुअल जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड करती है, AGM कहलाता है, एनुअल जनरल मीटिंग। और उस AGM के अंदर जो शेयर होल्डर्स को आप इनवाइट करते हैं वो लोग आते हैं, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, डायरेक्टर्स को सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा बंदे को आप लेकर आएंगे इस मरतबा, तो वो बाकायदा अपना वोट डालने का हक भी रखता है, कौन? शेयर होल्डर। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट? पहला पॉइंट इसके अंदर आ जाएगा मीनिंग एंड पर्पसेस। इसके अलावा टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन आ जाएगा, कॉम्बिनेशन की अक़साम कौन कौन सी होती हैं, जॉइंट वेंचर, फ्रेंचाइजिंग एंड ट्रेड एसोसिएशन। ये सारे टॉपिक्स इसी चैप्टर से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है मार्केटिंग। बेसिक कंसेप्ट्स कौन कौन से होते हैं मार्केटिंग से रिलेटेड, क्या आप मार्केटिंग को अगर सर अंजाम दे रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स तो तैयार हो गई हैं, तैयार होने के बाद अब आप फ़रोख्त करने के लिए जा रहे हैं, तो उसके बेसिक कंसेप्ट्स कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंस यानी कि अहमियत क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से मुराद ये है कि प्रोडक्ट का स्टार्ट क्या है, वो प्रोडक्ट अपने ग्रोथ पे पहुँचे, उसके बाद अपनी पीक पे पहुँचे, उसके बाद उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। तो ये जो पूरा प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है ये आपको पता होना चाहिए। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। आपको पता है दो तरह की गुड्स होती हैं, या तो वो कंज्यूमर गुड्स हो जाएंगी या फिर वो इंडस्ट्रियल गुड्स हो जाएंगी। कंज्यूमर गुड्स से मुराद वो गुड्स हो जाएंगे जिसको मैं और आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी कंज्यूमर यूज़ कर रहा है, सारी उर्दू में कहा जाता है। और जो इंडस्ट्रियल गुड्स हो जाएंगी स्टूडेंट्स, वो हो जाएंगी कि जैसे फॉर एग्जांपल वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो तैयार हो रही हैं वो आपके पास बन जाएंगी और इंडस्ट्रियल गुड्स। और ये बात याद रखिएगा कि आपको इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और भी है जिसको हम कहते हैं सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर एक सवाल बनकर आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल्स लेटर एंड सेल्स प्रमोशन लेटर। इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट्स आपको अच्छी तरह क्लियर होने चाहिए। सेल्स प्रमोशन में और एडवर्टाइजिंग में फ़र्क क्या होता है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और आ जाती है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग के अंदर ये हो जाता है कि जब आप गुड्स को तैयार कर लेते हैं, तो गुड्स को तैयार करने के बाद जिस जगह अपने पास रखते हैं उसको हम बोलते हैं वेयर हाउस। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी चैप्टर से रिलेटेड उसका नाम है होल सेलिंग एंड रिटेलिंग। होल सेलर में और रिटेलर में क्या फ़र्क होता है आपको पता होना चाहिए। होल सेलर बेसिकली क्या करता है, बल्क में माल ख़रीदता है ज़्यादा मकदार में, और उसको जब फ़रोख्त करता है तो वो भी बड़ी मकदार में बेचता है। लेकिन अगर हम रिटेलर की बात कर रहे हैं तो रिटेलर क्या कर रहा होता है, रिटेलर कंपैरेटिवली थोड़ी सी मकदार में माल ख़रीदता है, और जब वो बेचता है अपने कंज्यूमर्स को, अपने कस्टमर्स को, तो वो भी बेसिकली कंपैरेटिवली होल सेलर के मुकाबले में कम मकदार में माल बेच देता है। इसका मतलब वो होल सेलर बड़ी मकदार में माल बेचता है और बड़ी मकदार में ही माल खुद ख़रीदता भी है, लेकिन रिटेलर बेसिकली कंपैरेटिवली होल सेलर के कम मकदार में माल ख़रीदता है और कम मकदार में ही माल आगे जाके बेच देता है। प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन रिटेलर का ज़्यादा होता है होल सेलर के मुकाबले में, लेकिन होल सेलर बेसिकली चूँकि बल्क में माल ख़रीदता है और बल्क में ही बेचता है, लिहाजा उस सूरत में वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेता है। नेक्स्ट चीज़ जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, मिडिल मैन का रोल क्या है एंड क्लासिफिकेशन और उसकी दर्जाबंदी क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास पूरा चैप्टर है कैपिटल मार्केट, जिसके अंदर आपको सिर्फ एक ही टॉपिक बताया गया है जिसको पढ़ना है आपको, और उसका नाम है फाइनेंसिंग बाय लीजिंग।
नेक्स्ट चीज़ है आपके पास मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल। कौन कौन सी गुड्स या अशिया या मर्चेंडाइज आप तैयार कर सकते हैं और वो सर्विसेज जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरह की वो आप दस्तियाब हो सकती हैं। कौन कौन सी हैं? टाइप्स ऑफ बिजनेस गुड्स, उसके अंदर जो आ रहा है वो टाइप्स ऑफ बिजनेस गुड्स है। बिजनेस गुड्स की अक़साम कौन कौन सी हैं? इन्वेंट्री कंट्रोल, किस तरीके से आप इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। इन्वेंट्री का मतलब होता है मर्चेंडाइज। नेक्स्ट है आपके पास परचेजिंग ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट चीज़ है आपके पास, अच्छा परचेजिंग ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉमा मेंशन नहीं है। परचेजिंग अलग होना चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन अलग होना चाहिए। परचेजिंग का मतलब ये होता है गुड्स को आप परचेज़ कर रहे हैं, और ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि उन्हीं गुड्स को जो है वो आप ख़रीदने के बाद ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह आप भेज रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास डिसीशंस एंड पॉलिसीज़। डिसीशंस एंड पॉलिसीज़ भी आपको बनानी पड़ेंगी, मुख्तलिफ आपको फ़ैसले करने पड़ेंगे, मुख्तलिफ पॉलिसीज़ वज़ा करनी पड़ेंगी, तैयार करनी पड़ेंगी, और उन्हीं के मुताबिक आपको अपने गुड्स को जो है वो बेचना पड़ेगा और बनाना भी पड़ेगा, ज़ाहिर है। मार्केटिंग नीड्स, मार्केटिंग नीड्स से मुराद ये है कि मार्केटिंग की ज़रूरियात क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ों को आपको मद्देनज़र रखना पड़ेगा जिनकी बुनियाद के ऊपर आप बेहतर तौर पर मार्केटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है आपके पास टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। वेयर हाउस की अक़साम कौन सी हैं? एडवांटेजेस एंड फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग को वजूद में लाने के फ़ायदे कौन कौन से हैं, और वेयर हाउसिंग के हवाले से उसके काम क्या क्या हैं, क्या क्या काम परफॉर्म करने पड़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर क्या होता है। नेक्स्ट चीज़ है या नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास इंश्योरेंस एंड बिजनेस रिस्क। इंश्योरेंस का मतलब होता है आपने बीमा करवा लिया, बिजनेस रिस्क का मतलब होता है कारोबारी ख़तरा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब आप किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस करवाते हैं तो इंश्योरेंस करवाने की वजह से बिज़नेस रिस्क जो होता है, कारोबारी ख़तरा जो होता है, उसको आप क्या कर लेते हैं? मिनिमाइज़ कर लेते हैं, कम से कम कर लेते हैं। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा, किसी भी सूरत में इंश्योरेंस करवाने की सूरत में बिज़नेस रिस्क आपका ज़ीरो नहीं हो सकता। किसी भी सूरत में बिज़नेस रिस्क को आप, कारोबारी ख़तरे को कम से कम तो कर सकते हैं, एटलीस्ट तो कर सकते हैं, मिनिमम तो कर सकते हैं। ज़ीरो करना चाहें तो ज़ीरो नहीं कर सकते। ज़ीरो का मतलब होता है बिज़नेस रिस्क ख़त्म हो गया, तो ख़त्म नहीं हो जाता है बिज़नेस का रिस्क, मिनिमाइज़ हो जाता है। कब? जब आप इंश्योरेंस करवा लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं? प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, रिस्क यानी कि ख़तरे के ख़िलाफ़ प्रोटेक्शन, यानी कि आपने एहतियाती तदाबीर आपने इख्तियार कर ली। इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, अहमियत क्या है और इक़साम क्या है बीमा की या इंश्योरेंस की। टाइप्स ऑफ रिस्क, रिस्क के यानी कि ख़तरात की कौन सी इक़साम है। एंड मेथड्स ऑफ होल्डिंग रिस्क, और कौन कौन से मेथड्स हैं जिसकी वजह से रिस्क जो है वो आप बर्दाश्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आ रहा है इंटरनेशनल बिज़नेस। इंटरनेशनल बिज़नेस का मतलब होता है कारोबारी जो इंटरनेशनल, यानी कि अच्छा ऐसा कारोबार जो कि इंटरनेशनली आप रन कर रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड आप रन कर रहे हैं, बैनुल अक़वामी कारोबार आप उसको कह सकते हैं। इसके अंदर आ जाएगा टाइप्स ऑफ टैरिफ्स, कंसेप्ट्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब ये होता है तवाज़ुन तिजारत, और बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब हो जाएगा तवाज़ुन अदायगी। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है उसके अंदर आपको ये करना पड़ता है कि अगर आपके मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स हैं यानी कि बरामदात जो हैं, अगर वो ज़्यादा हो जाएं उसी मुल्क की इंपोर्ट के मुकाबले में, तो फिर ऐसी सूरत में बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो फेवरेबल निकलता है, यानी कि पॉजिटिव निकलता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने मुल्क से बरामदात ज़्यादा की, दूसरे मुल्कों को माल ज़्यादा फ़रोख्त किया, और दूसरे मुल्कों से अपने मुल्क में माल कंपैरेटिवली कम ख़रीदा, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका निकलेगा फेवरेबल। फेवरेबल का मतलब होता है आपके हक़ में निकलेगा, आपकी कंट्री के हक़ में निकलेगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका पॉजिटिव निकलेगा। इसी तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब है? अगर यानी कि तवाज़ुन अदायगी, अगर आप अपने मुल्क के अंदर ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने मुल्क से और इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो लाजमी तौर पर बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आपके हक़ में निकलेगा। इसलिए क्योंकि आपको जो अदायगियाँ करनी पड़ेंगी वो कंपैरेटिवली कम करनी पड़ेंगी, और आपके मुल्क में जो अदायगियाँ आएंगी दूसरे ममालिक से, यानी कि आसान अल्फाज में आपके लिए जो वसूलियाँ होंगी वो कंपैरेटिवली बढ़ जाएंगी, और जब वसूलियाँ आपकी बढ़ जाएंगी और अदायगियाँ आपकी कम हो जाएंगी तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आपकी कंट्री के हक़ में निकलेगा। पाकिस्तान के साथ अफसोसनाक मुकाम है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड भी नेगेटिव निकलता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट भी नेगेटिव निकलता है। इसका मतलब ये हुआ पाकिस्तान की इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में, इसलिए बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव निकलता है। और इस तरीके से पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट भी फेवरेबल नहीं निकलता, नेगेटिव यानी कि अनफेवरेबल निकलता है। वजह क्या है कि पाकिस्तान को अदायगियाँ ज़्यादा करनी पड़ती हैं, और अदायगियाँ ज़्यादा क्यों करनी पड़ रही हैं? क्योंकि पाकिस्तान की इंपोर्ट ज़्यादा है, तो ये भी पाकिस्तान का अनफेवरेबल निकलता है। स्टूडेंट्स अगला टॉपिक जो आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड पढ़ना है वो आपको क्या पढ़ना है? नेचर, ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल ऑफ मल्टी नेशनल या मल्टी नेशनल कंपनीज़ इन डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ का मतलब होता है तरक्की पजीर ममालिक।
पाकिस्तान अभी तक तरक्की पजीर ममालिक की सफ़ में शामिल है। तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ से पाकिस्तान अभी भी बहुत ज़्यादा दूर है। तो तरक्की पजीर ममालिक यानी कि ऐसे ममालिक जो तरक्की अभी कर रहे हैं, तो उन ममालिक की सफ़ में पाकिस्तान यानी कि हमारा मुल्क भी शामिल है। अल्लाह करे हमारा मुल्क जल्द अज जल्द तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में इंशाअल्लाह ताला शामिल हो जाए। इलाही आमीन। करना ये होगा कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके हवाले से आपको ये सवाल बनकर आएगा कि नेचर क्या है और ऑब्जेक्टिव्स यानी कि मकासद क्या होंगे और रोल यानी कि किरदार क्या होगा मल्टी नेशनल कंपनीज़ का, ऐसे कंपनीज़ जो कि एक से ज़्यादा ममालिक में अपना कारोबार रन कर रही हैं, और उनका किरदार कहाँ पे देखा जा रहा है? उनका किरदार देखा जा रहा है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। डेवलपिंग कंट्रीज़ का मतलब होता है तरक्की पजीर ममालिक, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क भी है। अल्लाह करे जल्द अज जल्द इंशाल्लाह डेवलप्ड कंट्रीज़ में हमारा मुल्क भी शामिल हो जाए, जिसके लिए मुझे, आपको, हम सब को मेहनत और मजमूई तौर पर हमारे जो हुक्मरान हैं उनको भी अपने जो डायरेक्शन है वो सीधी करनी पड़ेगी। अल्लाह करे हम सब को अल्लाह ताला नेक तौफीक़ात अता करे। इलाही आमीन। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं बीकॉम पार्ट 1 के एक और सब्जेक्ट से रिलेटेड रिड्यूस सिलेबस से मुताल्लिक़, और उस सब्जेक्ट का नाम है इकोनॉमिक एनालिसिस एंड पॉलिसी। इकोनॉमिक एनालिसिस एंड पॉलिसी का मतलब ये हो जाएगा कि मुआशी तौर पे जो तज्ज़िया किया जाता है और जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो आपका सब्जेक्ट है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक, इंतहाई बाज़ स्टूडेंट्स के लिए बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन बहरहाल आपको पास तो करना ही पड़ेगा अगर बीकॉम पास करना है तो। स्टूडेंट्स, ये बताइएगा इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर बेसिकली 2 पोर्शंस हैं खासुल खास। वैसे तो 3 पोर्शंस होते हैं, लेकिन मैं ऊपर वाले 2 पोर्शंस की बात कर रहा हूँ, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन दोनों पोर्शंस को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, और फिर आपको सेक्शन सी से भी लाजमी तौर पर सवाल करना ही पड़ेगा। स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स करें आप या मैक्रो इकोनॉमिक्स करें या सेक्शन सी करें, जहाँ जहाँ पेपर के अंदर ग्राफ्स आते हैं, लाजमी तौर पर आपको ग्राफ की अच्छी प्रैक्टिस करके जानी पड़ेगी। अगर आपके ग्राफ की प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, अगर आपने ग्राफ गलत बनाया है, तो याद रखिएगा नंबर भी आपको सही नहीं मिलेंगे। इसलिए क्योंकि एग्जामिनर की एक नज़र होती है, और उस नज़र की बुनियाद पे पहली नज़र जब वो आपके ग्राफ पे डालेगा, और फॉर एग्जांपल आपने लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफ बनाया है और आपका ग्राफ गलत है, तो फिर वो जहमत नहीं करेगा कि आपने जो राम कथा लिखी हुई है, कहानी लिखी हुई है, उसको पढ़े, क्योंकि वो बोलेगा एग्जामिनर कि जब इस स्टूडेंट का ग्राफ ही गलत है तो इसने अंदर क्या कहानी लिखी होगी। वो लिहाजा यूँ करके क्रॉस लगाएगा और सफ़ा पलट देगा। क्यों? इतना टाइम नहीं है उसके पास, इतनी कॉपियाँ मौजूद हैं, उन कॉपियों को उसको चेक करना है। कैसे चेक करेगा? अंदर कहानी पढ़ने बैठ जाएगा, और फिर स्टूडेंट बाद में रो रहा होता है कि हमारे नंबर ख़राब है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपको मैं मुखलिसाना मशवरा दे रहा हूँ, अपने ग्राफ्स को स्ट्रॉन्ग करें अगर आपको नंबर अच्छे लेने हैं तो, और अगर पेपर पास करना है तब भी ग्राफ्स को आपको सही बनाना है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स जो कि ग्राफ बनाते हैं पेपर में, यानी कि ग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उनके नंबर ज़्यादा अच्छे आने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी एक लॉजिक भी है। फ़र्ज़ करें आपने ऐसे सवाल उठाए जिसके अंदर ग्राफ्स बिल्कुल भी नहीं है, तो एक अच्छा असर नहीं पड़ेगा एग्जामिनर पे। लेकिन अगर आपने ऐसे सवाल उठाए जिसके अंदर ग्राफ मौजूद है, फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, इसके अलावा रिटर्न्स टू स्केल वाले आपके पास सवाल मौजूद हैं, मैक्रो के अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं, मार्केट के सवाल आते हैं जिसके अंदर ग्राफ मौजूद होते हैं। अगर आपने ऐसे सवाल उठाए तो बहुत अच्छा असर ये पड़ेगा कि यार स्टूडेंट पढ़ने वाला स्टूडेंट है, ग्राफ भी बना रहा है, और ग्राफ बनाने से पता चलता है कि स्टूडेंट के कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं। आसान अल्फाज में, ग्राफ आपका अच्छा होगा तो नंबर अच्छे होंगे, ग्राफ आपका ख़राब होगा, गलत होगा तो नंबर खुद ब खुद गलत हो जाएंगे, और बहुत मुमकिन है पेपर ही क्लियर ना हो सके, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेपर क्लियर नहीं होता है। लिहाजा इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के लिए कमर अच्छी तरह से कस लें, और जो रिड्यूस सिलेबस हो चुका है उससे फ़ायदा उठाएँ और भरपूर तैयारी करें। पहला टॉपिक इसके अंदर आने वाला है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ये सेक्शन ए की जिसमें मैं बात कर रहा हूँ। और सबसे पहले है इंट्रोडक्शन यानी कि तारुफ। इसके अंदर क्या हो जाएगा, माइक्रो एंड मैक्रो अप्रोच टू इकोनॉमिक एनालिसिस। एक होती है माइक्रो अप्रोच, एक होती है मैक्रो अप्रोच। माइक्रो और मैक्रो अप्रोच के अंदर बेसिक फ़र्क ये हो जाएगा स्टूडेंट्स कि आपको बाज़ औक़ात बहुत ही माइक्रो लेवल के ऊपर देखना है, बाज़ औक़ात मैक्रो लेवल के ऊपर देखना है। एक बहुत अच्छी सी मिसाल टीचर्स देते हैं इस हवाले से कि अगर फ़र्ज़ करिए हम बात करें किसी जंगल की, और जंगल के अंदर किसी पर्टिकुलर दरख्त की बात कर रहे हैं, किसी भी दरख्त की बात कर रहे हैं, तो वो दरख्त की स्टडी क्या हो जाएगी, माइक्रो एनालिसिस, माइक्रो अप्रोच है। और अगर हम पूरे जंगल की बात करेंगे, जिस जंगल के अंदर सारे दरख्त आ जाएंगे मुख्तलिफ़ तरह के, उसके अंदर जो है वो दरख्त भी मुख्तलिफ़ नौइयत के आ जाएंगे, उनके पत्ते अलग अलग हैं, उनके टहनियाँ अलग अलग हैं, शाखें अलग अलग हैं, फल अलग अलग हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम बात करेंगे तो ये सारे जो एनालिसिस हो जाएगी वो मैक्रो हो जाएगी, यानी कि आप बड़े पैमाने पे देख रहे हैं। और माइक्रो क्या हो जाएगा, किसी एक पर्टिकुलर दरख्त की स्टडी करें तो ये बन जाएगा माइक्रो एनालिसिस। स्टूडेंट्स, अगर इसी मिसाल को मैं एक और एंगल से बात करूं तो यही पूरे दरख्त की स्टडी मैक्रो भी बन सकती है। और इसी दरख्त के अंदर फ़र्ज़ करें मैं किसी और सिर्फ
पत्ते को स्टडी कर रहा हूँ, उसी दरख्त के फ़र्ज़ करें मैं फल को खाली स्टडी कर रहा हूँ, उसी दरख्त के फ़र्ज़ करें कि मैं जो हूँ वो जड़ों को स्टडी कर रहा हूँ, तो ये पर्टिकुलर जो स्टडी मैं कर रहा हूँ उसी दरख्त से रिलेटेड वो बन जाएगी माइक्रो एनालिसिस, और पूरे दरख्त की स्टडी क्या बन जाएगी, मैक्रो एनालिसिस। इसका मतलब ये हुआ जिस मिसाल के अंदर वो दरख्त माइक्रो का हिस्सा था, वही मिसाल के अंदर वही दरख्त अगली मिसाल के अंदर क्या बन जाएगा, मैक्रो का हिस्सा बन सकता है। स्टूडेंट्स अगली जो आपको बात इसके अंदर पढ़नी है इसी चैप्टर के बाद नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, वो पढ़ना है कंज्यूमर बिहेवियर। ये कंज्यूमर यानी कि सारिफ का बिहेवियर क्या होता है, रवैया क्या होता है, उसके हवाले से 3 अलग अलग बातें पढ़नी है। नंबर 1 डिमांड क्या होता है, फंक्शन एंड फंक्शनल इक्वेशंस ऑफ डिमांड क्या है। डिमांड का मतलब होता है तलब, और याद रखिएगा स्टूडेंट्स ये तलब नॉर्मल हालात में लोग जिसको तलब कहते हैं ये वो तलब नहीं होती। मिसाल के तौर पर आप मुझसे पूछें कि आपको लैंड क्रूज़र की ज़रूरत है, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल है ज़रूरत। सामने वाला बोलता है भाई तो क्या लैंड क्रूज़र आपकी डिमांड कहलाएगी, मैं बोलूँगा हाँ डिमांड कहलाएगी। सामने वाला बोलेगा कि आपके पास पैसे हैं, मैं बोलूँगा पैसे तो नहीं है यार, मोटरसाइकिल खरीदने के भी पैसे नहीं है, तो सामने वाला बोलेगा भाईजान जी आपकी डिमांड नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी भाई, क्योंकि डिमांड के लिए याद रखिएगा 2 चीज़ों की मौजूदगी, वो भी एट द सेम टाइम, 2 चीज़ों की मौजूदगी एट द सेम टाइम होना ज़रूरी है। वो 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं, नंबर 1 एबिलिटी टू पे हो, यानी कि पे करने की आपके पास सलाहियत हो, और साथ साथ विलिंगनेस टू पे भी होना चाहिए, पे करने की ख्वाहिश भी होनी चाहिए, यानी कि आपके पास परचेजिंग पावर भी होनी चाहिए जिसको एबिलिटी टू पे कहा जाता है, और साथ साथ विलिंगनेस टू पे भी होना चाहिए, यानी कि आप पे करना भी चाह रहे हो उस चीज़ में। तो इट मीन्स अगर दोनों चीज़ें होंगी तब जाके वो डिमांड बनती है। डिमांड है, फंक्शन है, फंक्शनल इक्वेशंस हैं डिमांड से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि उर्दू में कहा जाता है तलब की लचक। और तलब की लचक का मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ करें कि जब हम चेंज इन प्राइस के अंदर चेंज लेकर आते हैं तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है, ये तो आपको पता ही है लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक। और लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक इसके अंदर चेंज जो आता है वो कैसे आता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन आता है कि अगर प्राइसेस में इजाफा करेंगे तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कमी हो जाएगी, और प्राइसेस में कमी करेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड में इजाफा हो जाएगा, अदर थिंग्स रिमेन सेम के साथ। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको ये बात बताता है कि कितना चेंज वाक़ई होगा अगर आप प्राइस में चेंज लेकर आएंगे। ये जो कितना चेंज है ना, ये बता रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये एक अलग टॉपिक है ज़ाहिर है, इसके अंदर भी ग्राफ्स वगैरह बनाए जाते हैं, इसकी काइंड उसके अंदर शामिल हैं, उसके मुख्तलिफ ग्राफ्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। सिग्निफिकेंस यानी कि अहमियत क्या है, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, पैमाइश अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसके तरीक़ाकार क्या क्या है, एंड इट्स काइंड्स, और इसकी इक़साम कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर का यानी कि सारिफ का तवाज़ुन। उसमें आ जाएगा कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोचेस। एक अप्रोच के मुताबिक आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, पैमाइश कर सकते हैं, और एक अप्रोच के मुताबिक आप यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स यूटिलिटी से क्या मुराद है, यूटिलिटी से मुराद ये है किसी भी कमोडिटी के अंदर जो पावर पाई जाती है जिसकी वजह से आपकी वांट्स पूरी हो जाएं, यानी कि अगर किसी कमोडिटी के अंदर द एबिलिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स अगर सेटिस्फाई हो रही हैं किसी कमोडिटी के ज़रिए तो वो उस शय की कहलाती है यूटिलिटी। और ये यूटिलिटी जो होती है वो एक अप्रोच के मुताबिक आप यूटिलिटी मेजर कर सकते हैं, एक के मुताबिक मेजर नहीं कर सकते, तो दोनों अप्रोचेस आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास मार्केट, और मार्केट का जो चैप्टर है उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर क्या आ जाएगा, लॉज ऑफ रिटर्न्स हैं, इसके अंदर भी ग्राफ आपको बनाने पड़ेंगे, एंड रिटर्न्स टू स्केल है। नेक्स्ट चीज़ है आपके पास सेकंड ऑप्शन, आप इसको कह लीजिए प्रोडक्शन फंक्शन है, आईएसओ कॉन्ट एंड आईएसओ कॉस्ट कर्व्स। फिर देखें कर्व्स आ गए, कर्व्स आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। लीस्ट ऑफ फैक्टर कॉम्बिनेशन, कि कौन कौन से हम मुख्तलिफ फैक्टर्स को इस्तेमाल करें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कि जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन कम से कम आएगी, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास मार्केट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन एंड ब्रीफ क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए मार्केट की, और मुख्तसरन आपको क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए मार्केट से रिलेटेड। नेक्स्ट है आपके पास चैप्टर नंबर 5, फर्म्स, कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस। फर्म्स यानी कि कंपनी जो होती है, कॉस्ट, उसके जो कॉस्ट एनालिसिस भी आपको करनी है, और आपको रेवेन्यू एनालिसिस भी करनी है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, उसका नाम है प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन ऑफ अ फर्म एंड इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन, वो अलग पढ़ना है, अंडर मोनोपोली वो अलग पढ़ना है, और अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो अलग पढ़ना है। तीनों के अंदर ग्राफ कैसे बनते हैं, तीनों के अंदर शॉर्ट रन एनालिसिस कैसे होती है, तीनों में लॉन्ग रन एनालिसिस कैसे होती है, ये आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के अंदर सेक्शन A कंप्लीट होने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन B,
और सेक्शन बी का जो ताल्लुक़ है वो है दरअसल मैक्रो इकोनॉमिक्स से। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं वो हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास नेशनल इनकम, उर्दू में कहा जाता है कौमी आमदनी। और नेशनल इनकम के अंदर स्टूडेंट्स जो आपको पॉइंट्स पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा और उसकी अहमियत यानी कि नेशनल इनकम की अहमियत क्या है। सेकंड पॉइंट है मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग नेशनल इनकम, कौमी आमदनी यानी नेशनल इनकम को आप कंप्यूट कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो आपको आना चाहिए। कौन कौन सा प्रोसीजर है, कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाता है, कितने अलग अलग तरीक़े हैं, सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट जो है इसी चैप्टर से रिलेटेड वो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अंदर जो डिटर्मिनेंट्स आने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। पहला आ रहा है आपके पास कंजम्पशन एंड कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करना, जो आप कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ उसके डिटर्मिनेंट भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। सेकंड है सेविंग, प्रोपेंसिटी टू सेव एंड फैक्टर्स डिटर्मिनिंग सेविंग, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सेविंग के ऊपर असरअंदाज होते हैं, यानी कि बचत के ऊपर असरअंदाज होते हैं। प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होती है, सेविंग यानी कि बचत खुद क्या होती है। स्टूडेंट्स थर्ड जो आपके पास डिटर्मिनेंट आ रहा है उसका नाम है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सरमायाकारी। इन्वेस्टमेंट की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। काइंड्स एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स, उसकी इकसाम कौन कौन सी हैं, उसके डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं। MEC एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट से मुराद स्टूडेंट्स होता है कि ये जो आपका सूद है, सूद का रेट क्या होगा। स्टूडेंट्स याद रखें मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर आप अच्छे नंबर लेना चाह रहे हैं तो आपको उसके सबके फार्मूलाज अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए, ख़ास तौर पे नेशनल इनकम वगैरह की कैलकुलेशन करते हुए। अगर आपके फार्मूलाज स्ट्रॉन्ग होंगे, आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे, कौन कौन से चीज़ को मेजर करने के क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है, ये अच्छी तरीके से आप जानते हैं तो इंशाअल्लाह ताला पेपर के अंदर मार्क्स अच्छे हासिल करना कोई मुश्किल साबित नहीं होगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम कहते हैं आमदनी को और एम्प्लॉयमेंट कहते हैं रोज़गार को। इन दोनों के डिटर्मिनेशन किस तरह से होगी, उसके अंदर जो पॉइंट्स आ रहे हैं। नंबर 1 डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के हवाले से बात ये कर रहा है कि इक्विलिब्रियम कहते हैं तवाज़ुन को, यानी कि इक्विलिब्रियम को आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट है आपके पास मल्टीप्लायर डॉक्ट्राइन, एक्सीलरेशन प्रिंसिपल क्या होता है, एंड इंटरेक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेशन, इन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ क्या है, इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लायर और एक्सीलरेशन के दरमियान। ये सारे पॉइंट्स पेपर में आपको अच्छी तरीके से स्टडी करके जाने हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर आपके पास शुरू हो रहा है और जो कि लास्ट चैप्टर है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, उसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। ये दोनों पॉलिसीज़ आपको अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। दोनों की दोनों पॉलिसीज़ कौन बना रहा है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाता है। और आपको इन दोनों पॉलिसीज़ के अंदर किस तरीके से पॉलिसी बन रही है, कौन कौन से पॉइंट्स शामिल हैं, उसके अंदर कौन कौन से नुकात हैं, वो सारी पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। आपके इकोनॉमिक्स के चैप्टर का लास्ट सेक्शन नंबर सी का ताल्लुक़ है इकोनॉमिक सिस्टम से, मुआशी निज़ाम से मुताल्लिक़। और इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। नंबर 1 डेफिनेशन इकोनॉमिक सिस्टम की पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, किसी भी मईशत के अंदर जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं, वो कौन कौन से हैं, वो आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स, मुख्तलिफ जो मुआशी निज़ाम दुनिया भर में राइज हैं उनके हवाले से आपको पता होना चाहिए, जिनमें ख़ासुल ख़ास कौन कौन है। कैपिटलिज़म है, उसके अंदर सोशलिज़म है, उसके अंदर मिक्स्ड इकनॉमी है, और उसके अंदर जनाब अली इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम है। इन चारों अलग अलग इकनॉमिक सिस्टम्स जो हैं उसके हवाले से आपको उसके एडवांटेजेस भी पता होने चाहिए, डिसएडवांटेजेस भी पता होने चाहिए। अगर सवाल में या बुक के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन है तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एंड क्रिटिसिज्म का मतलब होता है स्टूडेंट्स तनकीद जो होती है वो मुख्तलिफ सिस्टम्स के ऊपर मुख्तलिफ अदवार में की जाती रही है। आपको उसके हवाले से भी मालूम होना चाहिए कि किस इकनॉमिक सिस्टम के अंदर कौन कौन सी खूबियाँ हैं और किस इकनॉमिक सिस्टम में कौन कौन सी ख़राबियाँ हैं या कोताहियाँ हैं, तो वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। इकनॉमिक्स का जो आपका रिड्यूस सिलेबस कराची यूनिवर्सिटी ने जारी किया है उसका जो लास्ट टॉपिक है वो है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट इकनॉमिक सिस्टम्स, यानी कि मुख्तलिफ जो मुआशी निज़ाम जिनका भी हमने जिक्र किया उनके दरमियान कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। कि मिसाल तौर पर एक पॉइंट आपने उठाया और पॉइंट उठाने के बाद बता रहे हैं कैपिटलिज्म में ऐसा होता है, यही पॉइंट सोशलिज्म में ऐसा होता है, यही पॉइंट इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम में ऐसा होता है। इस तरह से कंपेयर करेंगे। स्टूडेंट्स ये हमने आज के इस वीडियो के अंदर न सिर्फ इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस से रिलेटेड बल्कि इकनॉमिक्स से रिलेटेड भी तमाम तर पॉइंट्स को अच्छी तरीके से
डिस्कस करने की कोशिश की है। आपका काम ये है कि कुछ ना करें, सिर्फ और सिर्फ अच्छी तरीके से तमाम की तमाम हेडिंग्स को स्ट्रॉन्ग करें। हेडिंग्स अगर आपकी स्ट्रॉन्ग हो गई तो हेडिंग्स के बाद अंदर का मटेरियल अगर आपने एटलीस्ट 4 दफ़ा 5 दफ़ा पढ़ा हुआ है तो पेपर में इंशाल्लाह ताला लिख पाएंगे। ये बात मैं ज़्यादातर फोकस करते हुए बात कर रहा हूँ किसमें, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में। इकोनॉमिक्स में बहरहाल आपको ग्राफ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन एक जनरली एक बात बता रहा हूँ, और ये जो बात बता रहा हूँ ये मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। आज आप देख लीजिए मार्च के 12 या 13 तारीख बन गई है और आपके पास जो पेपर हैं वो आपके पास 22 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। मुश्किल से आपके पास 10 दिन के करीब आपके पास टाइम रह गया है पेपर के स्टार्ट होने में। अभी भी अगर आप सिंसियरिटी के साथ पढ़ना शुरू कर दें और सिंसियरिटी के साथ पढ़ते हुए आप तमाम टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग अगर करना चाह रहे हैं तो सिंपल एक छोटा सा काम ये करें कि जो कंसेप्ट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाएं। वो कैसे बनाएंगे कि आप अंदर की थ्योरी पढ़ना शुरू कर दें। कुछ ना करें, जिस तरह अखबार का मुताला किया जाता है, मैगज़ीन का मुताला किया जाता है, कोई रिसाला या कोई कह लीजिए कि कोई आप किसी किस्म का कोई अफसाना पढ़ रहे हैं, बिल्कुल इस अंदाज में आप किताब को पढ़ना शुरू कर दें। अंदर की हेडिंग्स आपको पक्की ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में हेडिंग आप लिखेंगे तो अंदर का मटेरियल आपको ज़्यादा जाएगा। जिस तरह बाद स्टूडेंट्स मजाकन एक जुमला कहा जाता है कि वो कहते हैं बस हेडिंग बता दो, अंदर का हम खुद लिख लेंगे। तो यहाँ पर आप अंदर का खुद नहीं लिख पाएंगे जब तक कि अंदर का आपने पढ़ा हुआ नहीं होगा। पढ़ने का मतलब ये होता है कि आपको अंदर का मटेरियल स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके लिए कोई काम ना करें ज़्यादा मेहनत वाला, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मरतबा या 4 से 5 मरतबा जितने आपकी इस्तिताअत हो उसको रीड कर लें। रीड करने के बाद ऊपर की हेडिंग्स जो हैं वो उसके लिए अपने भाई एक नोट्स बना लें, डायरी बना लें, उसके अंदर सिर्फ हेडिंग्स लिख लें, सिर्फ हेडिंग। अंदर का मटेरियल सिर्फ आपने पढ़ा हुआ है। पेपर में जब आप हेडिंग लिखते चले जाएंगे तो अंदर का मटेरियल खुद ब खुद आपको रिकॉल होगा। भले एज इट इज़ ना लिख सकें जैसा कि किताब में लिखा हुआ है, किताब की वर्डिंग मुमकिन है आप नहीं लिख पाएँ, प्रोड्यूस नहीं कर सकें, कोई बात नहीं, कंसेप्ट आपके पास आ चुका होगा। उस कंसेप्ट की बुनियाद पर आपका कलम चलेगा और एग्जामिनर उस कलम के ज़रिए जो आपने लिखा है, तहरीर लिखी है, उसके ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर आपको मार्क्स देगा। ये बात याद रखिएगा। और ये बात बुनियादी बात है कि आपको अच्छे नंबर अगर लेना है तो मेहनत तो बहरहाल करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा, वरना मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ ये जुमला कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फल तो दूर की चीज़, फल का छिलका भी नहीं मिलेगा, फल की जो गुठली होती है ना वो भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत ही नहीं की। मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको फल मिलेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करवाएं, क्योंकि इस पर ये बहुत ज़्यादा क्रूशल टॉपिक चल रहा है कि रिड्यूस सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो हमने अपनी कोशिश की है, अब आप अपनी कोशिश करें। और उससे पहले हमारी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सके हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी करें सर अली अहमद के नाम से, और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट्स बर वक्त और फ़ौरन मिल सकें। हमारी इस वीडियो के ऊपर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।